हेलो, वेलकम टू ग्रैब यूपीएससी। तो आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हैं और हम आपको आज प्रैक्टिस कराएंगे यूपी पीसीएस के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत, उसके क्वेश्चन टेस्ट पेपर लगाएंगे और ये सीरीज़ आगे चलती रहेगी। अगर सीरीज़ में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फिर ये सीरीज़ आगे भी चलेगी। हम वन डे में हम 150 क्वेश्चन करा देंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे जब तक एग्ज़ाम आएगा। कम से कम हमारा टारगेट रहेगा कि हम 80 या 82 सेट्स कवर कर लें। तो पहले तो आज तो ये डेमो क्लास है और कल भी 10 to 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद हम डेली, अगर रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा तो एक दिन में हम क्या करेंगे, 2 पेपर अटेंड करेंगे और 2 करेंगे तो वही 82 टारगेट लेके चल रहे हैं और एग्ज़ाम तक 82 सेट्स लगा लेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस होने का मतलब ये नहीं है कि हम घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो से आप क्या करोगे, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपको ये चीज़ इंस्टेंट क्लिक कर जाएगी कि अच्छा, मैंने ग्रैब यूपीएससी से क्वेश्चन पढ़ा था तो ये क्वेश्चन मैंने वहाँ देखा था। तो वो क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं और प्रैक्टिस करने से हो सकता है कि कुछ चीज़ें हम मिस कर देते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें जो हमें पढ़ी होंगी और जो नहीं भी पता होगा वो भी हमें पता चल जाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त मृदभांड पर प्यासा कौवा और चालाक लोमड़ी की आकृति का अंकन किया गया? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी चहुंदड़ो और ऑप्शन डी हड़प्पा। ठीक है, तो फिर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो मृदभांड जो मिले हैं लाल या गुलाबी हैं, जिन पर काले रंग की आकृतियाँ का अंकन किया गया, मतलब वही काले रंग के, ठीक है, काले रंग की आकृतियों का अंकन किया गया। लोथल के जो मृदभांड हैं उस पर प्यासा कौवा और चालाक लोमड़ी की आकृति का अंकन किया गया। अंकन मतलब कि उकेरा गया है, वो चीज़ होती है। हड़प्पा के जो मृदभांड हैं, जैसे कि जो हड़प्पा स्थल है, इसके जो मृदभांड पर जाल के मछुआरे या चित्रण एवं दूध पिलाती हिरणी का चित्रण किया गया। तो हड़प्पा का अगर पूछा जाए तो इस पर किस चीज़ का चित्रण होगा उनके मृदभांडों पर? तो जाल के मछुआरे और या फिर दूध पिलाती हिरणी का चित्र किया गया। और मोहनजोदड़ो जो है ना, वहाँ पर जो किया गया वो खजूरे का चित्रण प्रस्तुत किया गया उस पर, बर्तनों पर। ठीक है, तो ऑप्शन ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से नवपाषाण काल के किस स्थल के राख का टीला आयतकार घेरेबंदी के रूप में है, जिसे पुरातत्वविदों ने गौशाला के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए उतनूर, ऑप्शन बी पलवाय, ऑप्शन सी पिकलीहल, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत, पिकलीहल, हाँ। ऑप्शन डी कोडेक्कल। तो कौन सा ऑप्शन है? मुझे तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। वैसे ऑप्शन इसका ए है, बिकॉज ऑप्शन तो ये लेकिन जो राख का टीला है वो इन चारों जगहों से राख का टीला है। ठीक है, चारों जगह इस स्थल से है, लेकिन इसका कुछ एक है। उतनूर में क्या देखा है, एक टीजे न्यूबोल्ड द्वारा कुपगल दो, कुपगल एक जगह का नाम है और टीजे एक उनका नाम है, जो भी जिन्होंने इसकी खोज की थी, उत्खनन किया था, तो उत्खननकर्ता का नाम है टीजे न्यूबोल्ड द्वारा कुपगल में सर्वप्रथम, कुपगल एक जगह है, सर्वप्रथम राख के टीले का उत्खनन किया था। तो सर्वप्रथम राख के टीले का जो उत्खनन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कुपगल। ठीक है, एक जगह का नाम। और किसने किया था? टीजे न्यूबोल्ड ने। ठीक है, परंतु सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रश ने ही दक्षिण भारत में कई स्थानों पर स्थित राख के टीले का नवपाषाण काल में बताया था। लेकिन ये जो बताया गया इसके अकॉर्डिंग कि पुरातत्वविदों ने, जो पुरातत्वविदों थे उन्होंने क्या गौशाला किसको बताया गया था इस चीज़ के बारे में। और लेकिन इससे पहले क्या था, नवपाषाण काल में भी एक रॉबर्ट ब्रुश फुट ने ही दक्षिण भारत में कई स्थानों पर स्थित राख के टीले का नवपाषाण काल में बताया था। आंध्र प्रदेश को उतनूर, पलवाय तथा कर्नाटक के कुपलगल, जो स्थल का नाम बताया था ना, कुपगल, वहाँ पे टीजे न्यूबोल्ड ने किया था। कर्नाटक में है ये, कर्नाटक के कुपलगल, पिकलीहल, बुदिहाल और कड़क्कल में राख के टीले मिलते हैं। तो सारी जगहों पे मिलते हैं राख के टीले। ठीक है, तो उतनूर का राख का टीला, इसमें क्या डिफरेंस है? तो क्वेश्चन में हमारे में क्या पूछा गया? मिलते तीनों जगह से टीले, लेकिन हमें क्या पूछा गया? आयतकार घेरीबंदी के रूप में। तो क्वेश्चन आप देखना, क्योंकि आयोग ना क्वेश्चन घुमा देता है। तो यहाँ पे क्या मिलता है, जो उतनूर वाली जगह है वहाँ पे आयतकार घेरेबंदी के रूप में पुरातत्वविदों ने गौशाला के रूप में परिभाषित किया था इसको, गौशाला के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्यूरिन या तक्षणिक निम्नलिखित में से किस काल का प्रधान उपकरण था। निम्न पूर्व पुरापाषाण काल का, ऑप्शन बी मध्य पूर्व पुरापाषाण काल का, ऑप्शन सी उच्च पूर्व पुरापाषाण का और ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल का। तो ब्यूरिन तथा तक्षणिक निम्नलिखित में से किस काल का प्रधान उपकरण रहा, प्रधान उपकरण। तो ऑप्शन क्या है, आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ब्यूरिन तथा तक्षणिक उपकरण जो ब्लेड से निर्मित थे ना, जो कि स्क्रू ड्राइवर पेच के समान होते हैं। ठीक है, जो ब्यूरिन थे वो उच्च पूर्व पुरापाषाण काल का प्रधान उपकरण था। तो किसका ऑप्शन है, उच्च पूर्व पुरापाषाण। तो ब्लेड एंड शल्क से निर्मित औजार थे, जो औजार थे ब्लेड और शल्क से निर्मित थे, जिनकी लंबाई और उनकी चौड़ाई दोगुनी होती थी। ठीक है, ऑप्शन। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी, फोर्थ वाला। तो रामायण एक आदि काव्य है, इनके अनुवादकर्ता किन्हीं भी भाषाओं में से निम्नलिखित कौन से हैं। रामायण का एक आदि काव्य, इनके अनुवादकर्ता किन्हीं भी भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन है। मतलब किसी भी रामायण का जो अनुवाद किया है ना, वो किसने भी किया, मतलब किसी भी भाषा में किया तो कौन कौन है। तो इसमें दिया कंबन, इब्न हरकरण, कृतिवास तथा कंबन, अब्दुल कादिर बदायूनी, कंबन और उपरोक्त सभी। तो ये जो चारों है ना, हमें ऑप्शन होगा डी, क्योंकि इन्होंने भी किया है, इन्होंने भी किया, इन्होंने। तो रामायण आदि काव्य है ना, इसके अनुवादकर्ता किन्हीं भाषाओं, मतलब किसी भी भाषाओं में, तो उन्होंने सब अपने अलग अलग जो भी फील्ड था उसमें भाषाओं का जो भी था वो अनुवाद किया है। ठीक है, अभी मैं बता देती हूँ ऑप्शन डी करेक्ट क्यों है। क्योंकि जब तो रामायण का जो अनुवाद था 12वीं शताब्दी में तमिल में जो अनुवाद किया गया था वो इरामावतारम नान ने कंबन ने किया था। नान से कंबन ने किया था, नान से अनुवाद जो था नान से कंबन ने किया था। मुगल काल में रामायण का फारसी अनुवाद जो था अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, इन्होंने भी किया था, ये मुगल काल में किया था। ठीक है, शाहजहाँ के काल में इब्न हरकरण ने किया था, इन्होंने किया था। कंबन ये भी नाम है। फिर इसमें एक चीज़ और दे रखी है और लिखा है बांग्ला में रामायण का अनुवाद जो था कृतिवास ने किया था, और जिसे बंगाल का बाइबल भी कहा जाता था। और 1930 के दशक में रामास्वामी पेरियार ने सच्ची रामायण का लेखन किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, आ जाओ। भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं जिनमें सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए शोधसूत्र, ऑप्शन बी गृहसूत्र, ऑप्शन सी धर्मसूत्र, ऑप्शन डी शुल्बसूत्र। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी धर्मसूत्र। धर्मसूत्र जो है वो क्यों है, तो वैदिक साहित्य के अक्षर को बनाए रखने के लिए अक्षर को सूत्रों की रचना की गई थी। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है। ठीक है, और कल्प सूत्र के 4 प्रकार होते हैं, इसमें स्रोत सूत्र होता है, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शल्प सूत्र होता है। ठीक है, और धर्म सूत्र जो भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत हैं और जिसमें सामाजिक नियमों का उल्लेखन मिलता है। धर्म सूत्र स्मृति ग्रंथों पर की आधारशिला है, स्मृति ग्रंथों की आधारशिला है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो धर्मसूत्र हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य की पुस्तकें संस्कृत में नहीं लिखी गई हैं। अवदान शतक की, महावस्तु की, ललिता विस्तार की, मिलिंदपनों की। ऑप्शन डी करेक्ट, मिलिंदपनों की। क्यों, क्योंकि कुछ जो बौद्ध साहित्यों की रचना संस्कृत में भी की गई है। ठीक है, जिसमें से वसुमित्र, अश्वघोष एवं नागार्जुन प्रमुख हैं। ठीक है, और अवदान शतक 2वीं शताब्दी में, अशोकवदान, ललिता विस्तार 1ली और 2री शताब्दी में आदि में पुस्तकें जो थी संस्कृत में है। इन लोगों की जो नाम मैंने बताया ना, अवदान शतक, ललिता, इन्होंने संस्कृत में लिखा है। लेकिन मिलिंद पाली भाषा में इसने नागसेन है और मिनेंडर का वार्तालाप है। इसमें 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख किया है इन्होंने, फिर जिसमें 60 विविध प्रकार
के शिल्पों से संबंधित है और इसमें ही नंद और मौर्य युद्ध मतलब घनानंद और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य का विवरण भी दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट इसका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7 क्वेश्चन आएगा हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सैंधा सभ्यता में निम्नलिखित में से किन की मूर्तियाँ प्राय हैं? तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं उसका आंसर बताती हूँ। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी घड़ियाल। तो कॉमन सेंस वाली बात है, गाय का ही हमें जो मूर्तियों में प्राय नहीं मिला, बाकी सबका मिला है हमें। और ये इसका हम ऐसे भी बता सकते हैं, जैसे कि आग में जो पकी हुई मिट्टी की आग में पकी हुई मूर्तियाँ होती थी, जो मूर्तियाँ थी उनको मृण मूर्तियाँ कहलाती थी। और इस ये जो होती ना, कौन सी, चिकोटी विधि से बनाई जाती थी। चिकोटी विधि। सैंधव सभ्यता में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जो मूर्तियाँ थी वो अधिक थी। और हड़प्पा में मछली है, कछुआ है, घड़ियाल है की जो मृण मूर्तियाँ मिली हैं। और लोथल से हमें घोड़े की मणि मूर्ति, कालीबंगा से हमें आक्रामक वृषभ की मणि मूर्तियाँ मिलती है। मोहनजोदड़ो से भी हमें वृषभ की मणि मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? त्रिपिटक पर प्रमाणिक भाष्य और विभाषास्त्र वे भाषास्त्र निम्न में से किस बौद्ध संगति में तैयार किया गया था? ठीक है, प्रथम ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगति, ऑप्शन 2 द्वितीय बौद्ध संगति, ऑप्शन 3 तृतीय बौद्ध संगति, ऑप्शन चतुर्थ। तो ऑप्शन इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, चतुर्थ बौद्ध संगति होगा। क्यों चतुर्थ बौद्ध संगति है और ये मैं आपको बता देती हूँ 8 का, क्योंकि वसुमित्र का जो विभाषा शास्त्र संस्कृत में लिखित बौद्ध धर्मकोश का विश्वकोश है, धर्म का विश्वकोश है। इसे बौद्ध धर्म का ही बाइबल कहा जाता है। और विभाषा शास्त्र त्रिपिटकों पर प्रमाणिक भाष्य है, जिसे चतुर्थ बौद्ध संगति में वसुमित्र ने तैयार किया था। ठीक है, किसने? वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो थे वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अशुघोष थे। याद रखना कि चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अशुघोष थे। यह संगति कश्मीरी के कुंडल वन में हुई, आयोजित की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, कालीबंगा के प्राक हड़प्पा चरण में निम्नलिखित में से किसने सूती संस्कृति कहा है? तो ए दयाराम साहनी ने कहा, बी NC मजुमदार ने, सी अमलानंद घोष ने, डी SR राव ने। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सी क्यों अमलानंद घोष क्यों होंगे? तो देखो, सोथी जो है राजस्थान में घग्गर और चितांग नदियों के मैदानी क्षेत्र में स्थित एक प्राक सैंधव स्थल है। ठीक है, जगह का नाम है। सोती संस्कृति मृदभांडों की खोज अमलानंद घोष ने की थी। तो याद रखना कि सोती संस्कृति की खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने कालीबंगा के प्राक हड़प्पा चरण को सोती संस्कृति कहा था। इसने मृदभांडों को समानता के आधार पर ही सोती संस्कृति को प्राक हड़प्पा संस्कृति कहा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमलानंद घोष ने कौन सी संस्कृति की खोज की थी, तो बता देंगे हम सोथी, वो भी राजस्थान में घग्गर और चितांग नदियों के मैदानी क्षेत्र पर स्थित प्राक सैंधव स्थल है। ठीक है, प्राचीन सैंधव स्थल है। और 10, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? याद रखो क्वेश्चन क्या करे, नहीं। तो हिमाद्री, चतुर्वर्ग, चिंतामणि, और बी ऑप्शन है गोविंदराज स्मृति मंजरी, और सी है माधवाचार्य दयाभाग, और देवभट्ट जो है स्मृति चंद्रिका है। तो ऑप्शन डी में हमारा कौन सा सही है? सॉरी, क्वेश्चन 10 में हमारा कौन सा सही? ऑप्शन सी, क्योंकि माधवाचार्य जो है वो गलत है, क्योंकि दयाभाग ने इसकी नहीं की थी, क्योंकि उसमें पूछा कौन सा नहीं है, बाकी सब सही है। और ये डी वाला ऑप्शन, जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत है। तो हम बता दें क्यों गलत है वो ऑप्शन। दयाभाग ग्रंथ के लेखक, वो जो दयाभाग जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? जीमुतवाहन थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दयाभाग ग्रंथ के लेखक कौन है? जीमुतवाहन। ठीक है, इसलिए गलत है। और माधवाचार्य लिखा हुआ है इन्होंने, तो जो लिखा है हिमाद्री, चतुर्वर्ग, चिंतामणि, देखो हिमाद्री जो लिखी है वो
चित्रकूट चिंतामणि गोविंदराज कृत, देखो हिमाद्री जो है चित्रकूट चिंतामणि ने लिखी, गोविंदराज जो था स्मृति मंजरी ने लिखी है, ठीक है। माधवचार्य जो था वो दया भाग ने लिखी। माधवचार्य जो कृत था वो हमारा कृत पराशर माधव धर्मशास्त्र कोटि का ग्रंथ है, ठीक है। माधवचार्य कृत जो है माधवचार्य जो है ना वो माधवचार्य कृत पराशर माधव धर्मशास्त्र की कोटि का ग्रंथ है। देवभट्ट की स्मृति में चंद्रिका नामक ग्रंथ का कृत्यापन स्मृति के 6000 श्लोक दिए गए थे। स्मृति चंद्रिका में अनेक स्मृतियाँ मत दिए गए थे, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये लास्ट था। ऐसे ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, आगे और भी क्वेश्चन कराएंगे। हम सोच रहे हैं कि अगर ये वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा तो फिर हम 50 क्वेश्चन पे ले जाएंगे, 50 से फिर हम 150 करेंगे वन डे में। और हमारा टारगेट है कम से कम 80 सेट्स कंप्लीट करना, 80+ सेट कंप्लीट करने का जब तक एग्ज़ाम आता है। तो आप कोशिश करना कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, लाइक भी करो, क्योंकि अगर ये वीडियो अच्छी होगी तो फिर मैं आपको आगे और भी कराएंगे सारे सब्जेक्ट। हिस्ट्री हो गया हमारा, जो ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सारी वीडियो हम कंप्लीट कराएंगे। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे कैसे ही कंटिन्यू। थैंक यू सो मच गाइज।